डियर स्टूडेंट्स एंड डियर फ्रेंड्स, स्वागत है अपने चैनल पॉलिटिकल साइंस एसबीएम में। मैं विकास। आइए आज हम लोग सॉल्व करते हैं पीपीएससी द्वारा आयोजित जो सेकंड फेज की अब भर्ती चल रही है, और ये भर्ती है आपकी उच्च माध्यमिक अध्यापकों के लिए, जो कि कक्षा 11 से 12 के लिए, और विषय है आपका पॉलिटिकल साइंस यानी राजनीति विज्ञान का प्रैक्टिस सेट, और प्रैक्टिस सेट नंबर ये आपका 4 है। याद रहे इसमें जो केवल 80 प्रश्न है, पार्ट सेकंड वाला हम लोग बतौर विषय से संबंधित प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर रहे हैं। और ये प्रैक्टिस सेट है आपका डॉक्टर रंजीत कुमार सिंह, जो वर्तमान में बिहार सरकार में आईएएस के पद पर तैनात है, उन्हीं के दिशा निर्देशन में तैयार हुआ है। और इस प्रैक्टिस सेट की डिमांड भी है। बाकी अन्य में बेहतर ये है कि ये जो आपका प्रैक्टिस सेट है, जो एग्ज़ाम हुआ है अभी 2019 वाला, तो उसी के पैटर्न पर आधारित है। तो आइए बिना देर किए सॉल्व करते हैं। बिहार शिक्षक बहाली जो कि पीजीटी कहें, उसके लिए पॉलिटिकल साइंस का प्रैक्टिस सेट, और ये प्रैक्टिस सेट है आपका 4। इससे पहले हम ऑलरेडी 3 प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर चुके हैं। आप चाहे तो चैनल पर विजिट करके देख सकते हैं। आगे बढ़ने से आपसे एक रिक्वेस्ट है, प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए, और वीडियो अगर अच्छा लगे तो उसको लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर कीजिए। आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पीपीएससी का जो प्रैक्टिस सेट है पीजीटी के लिए पॉलिटिकल साइंस का सब्जेक्ट है, उसका सेट नंबर 4। और पहला क्वेश्चन है कि भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति की जाती है, किसके द्वारा सीएजी की नियुक्ति की जाती है, जो कि इसकी व्याख्या भारतीय संविधान के अनुच्छेद 148 में की गई है। तो किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 2, लोक प्रशासन के अध्ययन का प्राचीनतम दृष्टिकोण कौन सा है? लोक प्रशासन का जो अध्ययन होता है उसका सबसे प्राचीनतम दृष्टिकोण कौन सा है? विधिक दृष्टिकोण, दार्शनिक दृष्टिकोण, ऐतिहासिक दृष्टिकोण या व्यवहारिक दृष्टिकोण? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन बी, दार्शनिक दृष्टिकोण। लोक प्रशासन का अध्ययन का प्राचीनतम दृष्टिकोण दार्शनिक दृष्टिकोण है। संयुक्त राज्य अमेरिका में 18वीं शताब्दी के अंत में प्रकाशित विश्वकोश फेडरलिस्ट के 72वें परिच्छेद में अमेरिका के पहले वित्त मंत्री हैमिल्टन ने लोक प्रशासन के अभिप्राय और क्षेत्र की सुस्पष्ट व्याख्या की थी। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, दार्शनिक राजा प्लेटो स्वयं है और रिपब्लिक स्वयं प्लेटो की राजसी सत्ता के लिए दावेदारी है, यह टिप्पणी किसके द्वारा की गई थी? बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये क्वेश्चन। ये जो आपका प्रश्न है आप हमेशा इसको याद करिएगा। ये पॉलिटिकल साइंस का लगभग हर एग्जाम में से ये प्रश्न आने की प्रबल संभावना रहती है, कई बार पूछा भी गया है। इसका आंसर है सेवाइन। क्वेश्चन नंबर 4, प्रभु सत्ता नागरिकों तथा प्रजा पर विधि से अनवरोध सर्वोच्च सत्ता है। सर्वोच्च सत्ता यानी विधि द्वारा अमर्यादित सर्वोच्च सत्ता है। यह बोध, प्रभुसत्ता का यह बोध निम्नलिखित में से आज किसके या किनके द्वारा प्रयोग में सीमित है? प्रभुसत्ता नागरिकों पर तथा प्रजा पर सर्वोच्च विधि द्वारा या अनवरुद्ध विधि की सर्वोच्च सत्ता है, लेकिन अब ये मर्यादित हो जा रही है, यानी इसमें अब थोड़ा सा इसका संकुचन हो रहा है। लेकिन किसके वजह से हो रहा है? तो एक तो भूमंडलीकरण की वजह से, अधिसंख्य राज्यों द्वारा सार्वभौम मानवाधिकारों की घोषणा की स्वीकृति से, ये भी सही है। पारिस्थितिकी एवं आतंकवाद जैसे सार्वभौम सरकारों से का उद्भव से, तीनों सही होंगे, जिसके द्वारा वर्तमान में प्रभुसत्ता का संकुचन हो रहा है या इसका दायरा सीमित हो रहा है। जिसका आंसर होगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही नहीं है? कौन सा क्वेश्चन इसमें से ऑप्शन जो है सही नहीं है कि एन मैकियावली ने निकोलो मैकियावली एफ हीगल के लिए राज्य बल पर आधारित था, सही है। जेएस मिल तथा टीएच ग्रीन के लिए सहमति राज्य का आधार थी, ये गलत है, ये डिसमैच है। और ऑप्शन सी, मार्क्स के मतानुसार राज्य वर्ग का शोषण का साधन है, ये भी सही है आपका। नेक्स्ट ऑप्शन सी देखिए, ऑप्शन डी है, गांधी दर्शन के अनुसार धनिक वर्ग को अपने संसाधनों को सार्वजनिक हित के उपयोग में लगाने के लिए प्रेरित किया जाना चाहिए, तो ये भी सही है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी होगा, ऑप्शन बी राइट आंसर होगा, पांचवें का बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, किसने यह परिभाषा दी कि राज्य
मानव समुदाय है जो किसी दिए गए राज्य क्षेत्र के अंदर शारीरिक बल के वैध प्रयोग के एकाधिकार का दावा करता है। ये परिभाषा भी आपकी बेहद महत्वपूर्ण है। तो किसके द्वारा दिया गया? तो ये मैक्स वेबर का कथन है। मैक्स वेबर का मानना है कि जो राज्य है वो राज्य के अंतर्गत शारीरिक बल का वैध प्रयोग का एकाधिकार उसके पास है। वेबर ने 20वीं शताब्दी के आरंभ में तर्क दिया कि राज्य के पास अपने शक्तिशाली संसाधन होते हैं, उसे विधि सम्मत बल प्रयोग का ऐसा अनन्य अधिकार प्राप्त है जो निजी हितों की पहुंच के बाहर है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति गांधी की स्वराज की धारणा को उपयुक्त ढंग से निरूपित करती है? तो इसमें होगा कि उनका मानना है, गांधी जी का मानना है कि स्थानीय संसाधन एवं गहन श्रम तकनीक के प्रयोग द्वारा प्राप्त आत्मनिर्भर ग्रामीण अर्थव्यवस्था। तो ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। सामान्यतः कल्याणकारी राज्य निम्नलिखित में से किन प्रावधानों पर केंद्रित होते हैं? राज्य का धर्म, शिक्षा तथा स्वास्थ्य से अलगाव, नियोजन आधारित संरचना और शिक्षा, स्थल अल्पसंख्यक अधिकार नियोजन और शिक्षा, या शिक्षा नियोजन और स्वास्थ्य। तो कल्याणकारी यानी जो वेलफेयर स्टेट है वो आपका कल्याणकारी राज्य जो भी होते हैं शिक्षा नियोजन और स्वास्थ्य पर आधारित या केंद्रित होते हैं। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, लोकतंत्र को सुदृढ़ करने के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। लोकतंत्र को कैसे सुदृढ़ किया जा सकता है, इसमें से ऑप्शन आपको सिलेक्ट करना है। एक प्रतिनिधित्व प्रणाली जिसमें राजनीतिक दल एवं हित संघ सुचारू ढंग से काम करते हैं, सही है। एक निर्वाचन प्रणाली जो स्वतंत्र एवं निष्पक्ष निर्वाचन एवं सार्वजनिक मताधिकार को प्रत्याभूत करती है, ये भी सही है। शक्तियों के पृथक्करण पर आधारित नियंत्रण एवं संतुलन प्रणाली जिसमें स्वतंत्र न्यायिक और विधायी शाखाएं हैं, ये कथन भी सही है। और एक स्पंदनशील नागरिक समाज और साथ ही साथ एक स्वतंत्र और आत्मनिर्भर संचार माध्यम। तो लोकतंत्र को सुदृढ़ करने के लिए ये चारों ऑप्शन सुमेलित हैं, ये सही हैं। तो ऑप्शन 1, 2, 3 चारों सही हैं। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। विचारधारा शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किस वर्ष में किया गया था? विचारधारा का प्रयोग सर्वप्रथम किस वर्ष में किया गया? 1789, 1792 या 1795 या 1797। तो विचारधारा शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग 1797 में किया गया। क्वेश्चन नंबर 11। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और इनमें से आपको सही कथन चूज करना है कि उदारवादी लोकतांत्रिक परंपरा समता को मुख्यतः अवसर की समता तथा स्थितियों की समता के रूप में देखती है, ये सही है। स्थितियों की समता यह सुनिश्चित करने का प्रयास करती है कि नैसर्गिक योग्यता हो या न हो, परिणामों की समता प्राप्त हो, ये गलत है। तो इसमें केवल ऑप्शन ए राइट आंसर होगा, केवल एक सही है। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, निम्नलिखित में से किस एक विचारक ने प्रत्यक्ष लोकतंत्र के विरुद्ध प्रतिनिधि लोकतंत्र का पक्ष लिया? जे रूसो, कार्ल मार्क्स, एम.ए. बाकुनिन या मेडिसन? जेम्स मेडिसन प्रतिनिधिक लोकतंत्र के समर्थक हैं। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 13। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है? रात्रि प्रहरी यानी नाइट वॉचमैन न्यूनतम राज्य वह है जो रात्रि प्रहरी राज्य वह है जो कानून और व्यवस्था सुनिश्चित करता है। बस इसका केवल यही कार्य है कि न्यूनतम राज्य वह है जो कानून और व्यवस्था सुनिश्चित करना है। और याद है ये जो सिद्धांत है रॉबर्ट नॉजिक का है। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 14। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उदारवादियों के अनुसार अधिकार क्या है? तो उदारवादियों के अनुसार अधिकार राज्य की सत्ता को कम करते हैं, सही है। व्यक्तियों को स्वयं में सर्वोत्कृष्ट बनाने में सहायक होते हैं, सही है। समूह के विरुद्ध व्यक्तियों को सशक्त करते हैं, ये कथन भी सही है।
और स्पंदनशील सिविल समाज के आधार की रचना करते हैं, यानी चारों ऑप्शन सही हैं। तो ऑप्शन डी राइट आंसर होगा, 1 2 3 4। क्वेश्चन नंबर 15, आज बन रही सर्वसम्मति के अनुसार स्वतंत्रता में निम्नलिखित में से क्या निहित होना चाहिए? कतिपय भौतिक एवं विधिक अवरोधों का अभाव, सही है। ऑप्शन 1 सही होगा इसका। और कतिपय सिविल एवं राजनीतिक स्वतंत्रताओं की विद्यमानता, ये भी सही है। और आय, शिक्षा एवं स्वास्थ्य के सामाजिक प्रावधान, यानी तीनों शामिल हैं वर्तमान में जो स्वतंत्रता की संकल्पना है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा, 1 2 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से कौन सा एक चिंतक यह सुझाव देता है कि संपत्ति का अधिकार जीवन तथा स्वतंत्रताओं का अधिकार है? तो जो आपका जॉन लॉक है, जो कि उदारवाद का जनक है, वो कहता है कि जो संपत्ति के अधिकार है उसी में स्वतंत्रता और जीवन का अधिकार शामिल है। तो ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, जॉन लॉक। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित देशों पर विचार कीजिए। फ्रांस, इंग्लैंड, स्विट्जरलैंड, जर्मनी। 19वीं शताब्दी के अंत में उपरोक्त देशों में से किस या किन सभी वयस्क स्त्रियों को मताधिकार प्राप्त हुआ? तो याद रहे कि जो सबसे पहले जो मताधिकार मिला इसमें इंग्लैंड में आपको 1928 में महिलाओं को यह सार्वजनिक वयस्क मताधिकार मिला। और फिर जर्मनी जो है 1919 में, और फिर फ्रांस में यह 1945 में जब उसका संविधान लागू हुआ। और फिर है आपका स्विट्जरलैंड में 1937 में महिलाओं को मताधिकार मिला, 1937 में स्विट्जरलैंड में 1937 में। तो इसका आंसर होगा कि ये पूछ रहा है कि 20वीं शताब्दी के अंत में। तो ये सभी इनमें से कोई नहीं होगा। तो ये सभी 20वीं शताब्दी में मिला, लेकिन पूछ रहा 19वीं शताब्दी के अंत में, तो गलत है। तो ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 18, जॉन रॉल्स से प्रभावित उदारवादी क्यों शुभ की तुलना में अधिकारों को सर्वोपरि मानते हैं? इसलिए मानते हैं क्योंकि शुभ की बहुविध धारणाएं जिसे लोग मानते हैं और इसे ऐसा मानने के लिए उनके अपने तर्क हैं। तो ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, निम्नलिखित में से कौन से एक राजनीतिक चिंतन ने सकारात्मक स्वतंत्रता की आलोचना करते हुए पहली बार नकारात्मक तथा सकारात्मक स्वतंत्रता में संकल्पनात्मक भिन्नता स्थापित की? तो ये है आपके इजा बर्लिन। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। उनकी जो पुस्तक है आपको हमेशा याद रखना है, 4 एसेज ऑन लिबर्टी। क्वेश्चन नंबर 20, हाल के वर्षों में क्षेत्रीय राजनीतिक दलों में वृद्धि होने का श्रेय निम्नलिखित में से किनको दिया जाता है? क्षेत्रीय राजनीतिक दलों में जो उनका विकास हुआ या वृद्धि हुआ इसलिए हुआ कि आपके देश में बार बार चुनाव हुआ और अस्थायी सरकारें। ऑप्शन एक सही आंसर होगा, बार बार चुनाव जिसकी वजह से क्षेत्रीय दलों में वृद्धि हुआ। बार बार चुनाव के साथ समाज के विभिन्न वर्गों की मांगों को पूरा करने में अयोग्यता। एक तो केंद्र में अस्थायी सरकारें थीं और जो भारतीय सामाजिक ढांचा है, जो उसका ताना बाना है, उसकी जो विभिन्न मांग है, विभिन्न समाजों की विभिन्न मांग उनको पूरा करने में असफल थे। इस वजह से हाल के वर्षों में क्षेत्रीय दलों या राज्य स्तरीय दलों के विकास में वृद्धि हुई। तो इसका आंसर होगा 1 और 2। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा इसका, 1 और 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? कौन सा कथन सही नहीं है इसमें से? कि भारत में दल प्रणाली और निर्वाचन एकल सदस्यीय निर्वाचन क्षेत्रों बहुमतदान की पहले आए सब ले जाए और द्विसदनीय विधानमंडल पर आधारित है। सही है। ऑप्शन बी देखिए, ब्रिटिश दल उन बड़े आर्थिक एवं सामाजिक परिवर्तनों का परिणाम है जिसने 19वीं सदी के यूरोप में समाज और राज्य को हिला दिया। सही, ये और भी दोनों सही हैं।
निर्वाचन प्रणाली आधुनिक लोकतंत्र की विश्वसनीयता वैधता के केंद्र में स्थित है। ये कथन भी आपका सही है। और ऑप्शन डी कि भारत का पहला आम चुनाव यानी संसदीय निर्वाचन भारतीय संविधान की संपुष्टि के पश्चात 1950 में हुआ। बिल्कुल नहीं, ये पहला आम चुनाव 1951-52 में हुआ, इसलिए ऑप्शन डी गलत है। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। भारत के निर्वाचन आयोग द्वारा जारी की गई कसौटी के आधार पर किसी राजनीतिक दल को पूरे भारत में राष्ट्रीय दल बनने के लिए न्यूनतम कितने राज्यों में मान्यता प्राप्त होना ही चाहिए? तो उसको कम से कम 4 राज्यों में बतौर राज्य स्तरीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त हो तो वह राष्ट्रीय दल के लिए अप्लाई या उसको राष्ट्रीय दल का मान्यता प्रदान किया जा सकता है। और याद रहे, राष्ट्रीय दल की मान्यता किसके द्वारा दी जाती है? भारतीय निर्वाचन आयोग के द्वारा। इसका आंसर ऑप्शन बी होगा। 4 राज्यों में से कम राज्य स्तरीय या राज्य या क्षेत्रीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त हो। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, मानवाधिकारों को संयुक्त राज्य घोषणा के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कि मानव अधिकारों की विश्वव्यापी घोषणा किन्हीं सामाजिक अथवा आर्थिक अधिकारों को निर्दिष्ट नहीं करती है। ये आपका सही है। ऑप्शन 2 देखिए कि यह घोषणा काम का अधिकार, बेरोजगारी के विरुद्ध संरक्षण, उचित पारिश्रमिक तथा मजदूर संघ बनाने के अधिकार जैसे अधिकारों का अनुमोदन नहीं करती है। ये भी सही है, पहला दूसरा सही है। यह घोषणा मूलवासियों के अधिकारों को मान्यता देती है। ये इसमें डिसमैच है, ये गलत है। और चौथा कि यह घोषणा स्त्रियों को विशेष अस्त्र प्रदान करती है, सही है। तो 1, 2 और 4 सही है, यानी ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। और याद रहे, जो आपका UNHRC यानी जो यूनाइटेड नेशन हेल्थ कमीशन है और उसका ह्यूमन राइट कमीशन, यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट कमीशन जो है उसकी स्थापना 10 दिसंबर 1948 को होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24 कि स्वतंत्रता के प्रारंभिक वर्षों में भारत में प्रचलित दलीय प्रणाली को निम्नलिखित में से किस एक विद्वान ने एक दल प्रणाली के रूप में वर्णित किया है? तो याद रहे कि ये जो स्वतंत्रता के प्रारंभिक वर्षों में यानी कि जो 1967 तक केंद्र और राज्यों में एक दल की प्रधानता थी, यानी एक जो INC थी यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1967 तक केंद्र और राज्य में वो उसकी सरकार बनती रही और केंद्र में लगभग 1976 तक की एक छत्र छाया थी। इसी के आधार पर श्री रजनी कोठारी ने जो भारतीय दलीय व्यवस्था उसको वन डोमिनेंट पार्टी सिस्टम बोलते हैं। इसको ऑप्शन डी राइट आंसर होगा इसका, रजनी कोठारी। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, एक तरफ संकल्पना और उससे संबंधित विद्वान यानी एक तरफ सिद्धांत और उससे संबंधित आपके विद्वान मैच करना है। तो सर्वहारा अंतर्राष्ट्रीयवाद ये है आपके VI लेनिन का सिद्धांत है। राजनीतिक यथार्थवाद ये आपके हैंस मार्गनथाओ। सम्मिश्र अन्योन्याश्रिता ये है आपका जोसेफ नाई और रॉबर्ट कोहेन। और प्रधान स्थायित्व सिद्धांत ये चार्ल्स किंडलबर्जर का है। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा 25वें का। क्वेश्चन नंबर 26, स्वतंत्रता के रूप में विकास जैसे विचार के लिए किसे श्रेय दिया जा सकता है? तो स्वतंत्रता के रूप में विकास, लिबर्टी एज ए फेयरनेस की बात करते हैं, ये लिबर्टी एज डेवलपमेंट की बात करते हैं, ये अमर्त्य सेन है। क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित युग्मों में से कौन से सही सुमेलित हैं? लियो आपसे पूछ रहा सही सुमेलित कौन से हैं? तो लियो स्ट्रॉस राजनीतिक चिंतक हैं, सही है। अल्बर्ट वेन डायसी संवैधानिक सिद्धांतकार यानी EV डायसी है ये, जो कि रूल ऑफ लॉ का सिद्धांत दिया और उसकी पुस्तक का भी नाम रूल ऑफ लॉ है। हेराल्ड लासवेल संचार सिद्धांतकार है, ये कम्युनिकेशन थियरी से संबंधित है, सही है।
सैमुअल फाइनर यानी एसी फाइनर जो है शासन का इतिहासकार यानी शासन से संबंधित ये विचारक या सिद्धांतकार है। तो ऑप्शन डी यानी 4 भी सही है। तो इसका आंसर ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। 1 2 3 4 चारों ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और इसमें आपको बताना है कि थॉमस हॉब्स का क्या तर्क है, क्या उसके विचार हैं। राज्य के बिना नैतिकता, न्याय, उद्योग तथा सभ्यता नहीं बने रह सकते। ये कथन आपका सही है। राज्य के अभाव में जो आपका न्याय है या सभ्यता या किसी का अस्तित्व नहीं रह सकता, ये ऐसा हॉब्स का मानना है। प्राकृतिक अवस्था में प्रत्येक व्यक्ति को अपनी शक्ति का उपयोग मनचाहे ढंग से करने की स्वतंत्रता है। सही है। इसी वजह से अराजकता व्यवस्था उत्पन्न हो गई। क्वेश्चन नंबर 3, मानव स्वभाव प्राथमिक रूप से आत्मपरीक्षण, शक्ति, यश, संपदा तथा सम्मान चाहता है। ये भी सही है, यानी 1 2 तीनों ऑप्शन सही है। तो ऑप्शन डी राइट आंसर होगा इसका। क्वेश्चन नंबर 29, अस्पृश्यता का अंत किस अनुच्छेद में वर्णित है। बेहद आसान सा प्रश्न है। ये आपको पता है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद जो 17 है उसमें अस्पृश्यता का उन्मूलन किया गया है, जो कि मौलिक अधिकार जो समानता का अधिकार में शामिल है आपका। क्वेश्चन नंबर 30, वह फ्रांसीसी लेखक कौन है जिसे तृतीय विश्व शब्द का निर्माण किया, यानी सबसे पहले जो थर्ड वर्ल्ड कंट्री यानी थर्ड वर्ल्ड का जो शब्द है सबसे पहले किसने प्रयोग किया। ये बेहद महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ये हैं आपके अल्फ्रेड स्वाबी। इन्होंने सबसे पहले तृतीय विश्व शब्द का निर्माण किया या उसका प्रयोग किया। क्वेश्चन नंबर 31, ये एक तरफ सूची 2 है उसको मैच करना है। उपयुक्तवादी उदारतावाद का प्रधान पक्ष समर्थक कौन है। तो उपयुक्तवादी उदारतावाद का प्रधान पक्ष समर्थक कौन है। जर्मी बेंथम और इनके साथ आपके जॉन स्टुअर्ट मिल भी आ जाएंगे। अमेरिकी बहुलवाद सिद्धांत का केंद्रीय शक्ति, ये रॉबर्ट डहल का सिद्धांत है। नागरिकता के पुनश्चिंतन के लिए प्रमुख योगकर्ता ये आपके टी.एच. मार्शल थे। और सार्वजनिक क्षेत्र के संरचनात्मक रूपांतरण के विषय में प्रमुख रूप में अध्ययन किया किसने, तो जुर्गेन हैबरमास ने। तो आपका ए का दूसरा अमेरिकी बहुलवाद, बी का पहला और सी का चौथा। तो आइए इसका ऑप्शन देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 31 का आंसर होगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 32, असंलग्नता को अनैतिक कहा गया, किसके द्वारा अनैतिक कहा गया। आपको हमेशा ध्यान रहना है, बार बार पूछा गया है, बेहद महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो जॉन फॉस्टर डलेस के द्वारा असंलग्नता को अनैतिक कहा गया। क्वेश्चन नंबर 33, खेल सिद्धांत के क्षेत्र में प्रमुख पुस्तकों में से एक द थियरी ऑफ गेम्स एंड इकोनॉमिक बिहेवियर निम्नलिखित में से किसने लिखी। तो यह है आपके वॉन न्यूमैन और आस्की मॉर्गनस्टर्न ने लिखा द थियरी ऑफ गेम्स एंड इकोनॉमिक बिहेवियर। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 34, अपनी क्रिटिक ऑफ गोथा प्रोग्राम में कार्ल मार्क्स के यह तर्क देने का कारण क्या है कि श्रमिक वर्ग क्रांति के तुरंत बाद कामगारों को समान मजदूरी नहीं दी जा सकती। तो इसका क्या तर्क है। तो वो कहता है, मार्क्स कहता है इसलिए समान मजदूरी नहीं दी जा सकती किसमें, क्रिटिक ऑफ गोथा प्रोग्राम में, कि श्रमिकों की उत्पादकता भिन्न भिन्न होती है और कुशल और अकुशल श्रमिकों को समान मजदूरी देना न्यायोचित नहीं है। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 35, कौन सा इसमें से एक युग्म सुमेलित है। आपसे पूछ रहा कौन सा एक युग्म सुमेलित है। तो केवल निकोलो बुखारिन, ये हंगरी की क्रांति से संबंधित है। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 36 है, क्रेडो ऑफ रेलिवेंस किसका मुख्य नारा था। क्रेडो ऑफ रेलिवेंस किसका मुख्य नारा था। तो ये ऑप्शन इसका होगा उत्तर व्यवहारवाद का
ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, उत्तर व्यवहारवाद। तो उदारवाद ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है? आपसे फिर पूछा रहा सही सुमेलित नहीं है कि सार्वजनिक क्षेत्र थॉमस हॉब्स, कल्याणकारी सार्वजनिक क्षेत्र थॉमस हॉब्स, ये आपका गलत है। बाकी नागरिक संघ, डी टॉकविले, सामाजिक पूंजी रॉबर्ट पटनम और गैर सरकारी गैर राजनीतिक दल रजनी कोठारी, तीनों सही हैं। इसका आंसर ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 38 है, सूची 1 को सूची 2 के साथ मैच करना है। तो आपका 300 अनुच्छेद 359 है मौलिक अधिकारों का स्थगन, 352 के अंतर्गत जो आपका राष्ट्रीय आपात लगता है, तो अनुच्छेद 359 के द्वारा राष्ट्रपति तय करता है कि कौन कौन से अनुच्छेद कौन कौन से मौलिक अधिकारों पे का स्थगन किया जा सकता है। 312 ये आपका अखिल भारतीय सेवाएं, और 280 वित्तीय आयोग, अनुच्छेद 360 यह आपका वित्तीय आपात स्थिति। तो इस हिसाब से आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ये राइट आंसर होगा इसका। क्वेश्चन नंबर 39, राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में कौन राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन करेगा? तो जब भी राष्ट्रपति अपने किसी कारणवश अपने पद का निर्वहन करने में असमर्थ होता है, तो उसके कार्यों का जो संपादन है या कर्तव्यों का निर्वहन उपराष्ट्रपति के द्वारा किया जाएगा। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 40 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांतकार अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में नव यथार्थवाद से संबंधित है? यानी न्यू रियलिज्म से कौन सा संबंधित है? तो केनेथ वॉल्ज हैं। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा, ये नव यथार्थवाद से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 41, निम्नलिखित संयुक्त राज्य अमेरिका के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक कथन सही नहीं है? ऑप्शन देखिए, संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान में बिल ऑफ राइट्स का उपबंध है, सही है। संविधान देश की सर्वोच्च विधि है, ये भी सही है। संयुक्त राज्य अमेरिका में एकल नागरिकता का उपबंध है, बिल्कुल गलत है। वहाँ केंद्र और राज्यों में क्या मतलब केंद्र और राज्य में अलग अलग नागरिकता का प्रावधान, इसलिए वहाँ दोहरी नागरिकता है। अमेरिका में दोहरी नागरिकता प्रदान है, और हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के सदस्यों को 2 वर्षों के लिए निर्वाचित किया जाता है, ये भी सही है। ऑप्शन सी गलत है, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 42 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही नहीं है? आपसे पूछ रहा सही नहीं है। ब्रिटिश संसद संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न है, सही है। राजतंत्र की जड़ें ब्रिटेन में है, ये कथन भी आपका सही है। शक्ति पृथक्करण ब्रिटिश शासन प्रणाली का एक आवश्यक सिद्धांत है, बिल्कुल गलत है। सेपरेशन ऑफ पावर का सिद्धांत जो कि मॉन्टेस्क्यू के द्वारा दिया गया, वो उसने अमेरिका के संविधान के बारे में कहा, न कि यहाँ के ब्रिटेन के संविधान के बारे में। मंत्रिमंडल ब्रिटेन में सबसे शक्तिशाली निकाय है, ये कथन भी सही है। तो सी गलत है इसका, तो ऑप्शन सी सही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 43 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में खेल सिद्धांत से संबंधित नहीं है? तो अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में खेल सिद्धांतों में नैतिकता का कोई स्थान नहीं होता है। नैतिकता के आधार पर कार्य करने की राज्य की प्रवृत्ति, ये बिल्कुल गलत है। खेल सिद्धांत में नैतिकता का कोई स्थान नहीं होता है, तो ऑप्शन सी जो है संबंधित नहीं है खेल सिद्धांत से। क्वेश्चन नंबर 44, कौन से 2 राजनीतिक चिंतक तुलनात्मक राजनीति में संस्थात्मक दृष्टिकोण का प्रतिनिधित्व करते हैं? कौन कौन से जो 2 विचारक हैं वो इंस्टीट्यूशनल अप्रोच को तुलनात्मक राजनीति में उसको शामिल करते हैं और उसके आधार पर तुलनात्मक राजनीति का अध्ययन करते हैं? तो इसमें मॉरिस डुवर्जर और जीवन सार्टोरी, ये दोनों ही जो विचारक हैं वो तुलनात्मक राजनीति में संस्थात्मक दृष्टिकोण के का प्रतिनिधित्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 देखिए, किस देश में एक राजनीतिक दल को विधानमंडल में अनुपातिक प्रतिनिधित्व पाने के लिए कम से कम 5% राष्ट्रीय मत प्राप्त करना अथवा कम से कम 3 प्रत्यक्ष निर्वाचित स्थान जीतना जरूरी है? ये क्वेश्चन बेहद महत्वपूर्ण है, जब आप संविधानों का अध्ययन करेंगे तो उसमें आएगा। तो ये फ्रांस की व्यवस्था के बारे में बात की जा रही है। क्वेश्चन नंबर 46 है देखिए, एक तरफ ये जजमेंट है, उससे संबंधित उनके निर्णय है। आपको हमेशा ये जो जजेज वाला केस है, जजमेंट वाला केस है, हमेशा याद रखना है, ये हमेशा आपसे पूछा जाता है। एक है इंदिरा साहनी जो वाद है किससे संबंधित है? पिछड़े वर्ग के आरक्षण के लिए संबंधित है।
मिनर्वा मिल्स वाद जो है आपका न्यायिक पुनरावलोकन से संबंधित है, न्यायिक पुनरावलोकन से। और जो रोयप्पा वाद है ये आपका समता के अधिकार से के लिए संबंधित है। और जो शंकरी प्रसाद विवाद है वो किससे संबंधित है? संविधान के भाग 3 से संबंधित है। संविधान के भाग 3 से संबंधित है। शंकरी प्रसाद जो वाद है वो आपका संविधान के भाग 3 को संशोधित करने की शक्ति मान्य ठहराई गई, यानी जो विधायिका है संविधान के भाग 3 मौलिक अधिकारों में संशोधन कर सकती है। और रोयप्पा विवाद समता के अधिकार का गतिशील दायरा। और मिनर्वा मिल्स जो वाद आया उसमें न्यायिक पुनरावलोकन की स्थापना की गई। और इंदिरा साहनी जो विवाद है उसमें पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण दिया गया। तो क्वेश्चन नंबर 46 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 47 देखिए, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए और ये घटनाएं कौन सी घटना सबसे पहले हुई उनके कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करना है। तो जो आपका आर्य समाज लखनऊ समझौता कब हुआ? ये हुआ आपका 1916 में। और वर्नाकुलर प्रेस एक्ट ये आपको सभी को पता है कि 1878 में हुआ। और आर्य समाज की स्थापना 1875। और बंगाल विभाजन 1906। तो इस सबसे पहले आएगा आर्य समाज, उसके बाद वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, फिर है आपका बंगाल विभाजन, फिर लखनऊ समझौता। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 48, राष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी विवाद का निर्णय किसके द्वारा किया जाता है? तो याद रहे कि राष्ट्रपति का निर्वाचन हो या उपराष्ट्रपति का निर्वाचन हो, इनसे जो भी विवाद होगा उसका जो संबंधी विवाद होगा उसका अंतिम निर्णय कौन करेगा? सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। क्वेश्चन नंबर 49 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार मौलिक अधिकारों की सूची में प्रत्यक्ष रूप से नहीं है परंतु उच्चतम न्यायालय द्वारा सुनाए गए कई निर्णयों में उसी रूप में मान्य ठहराया गया है? तो ये आपका प्रेस की स्वतंत्रता का अधिकार की ये मौलिक अधिकारों में इसकी व्यवस्था तो नहीं की गई है, लेकिन अनुच्छेद 19(1) का जो क है यानी जो ए है उसमें प्रेस की स्वतंत्रता को बतौर मौलिक अधिकार के रूप में शामिल किया गया है, जितने में सर्वोच्च न्यायालय के व्याख्या या उसके द्वारा सुनाए गए फैसलों के आधार पर। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 50, निम्नलिखित में से युग्मों में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित है? सही सुमेलित कौन सा इसमें से है? तो आपको पता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जो 1935 के द्वारा राज्यों में द्वैध शासन को समाप्त कर दिया गया। ये आपका डी, राज्यों में द्वैध शासन को समाप्त किया गया। तो ये आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जो है ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 51 देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 12 के अनुसार राज्य में शामिल हैं। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद जो 12 राज्यों में कौन कौन से शामिल हैं? तो भारतीय राज्य में भारत की संसद और सरकार ये शामिल हैं, राज्यों की सरकार और विधानमंडल ये भी सरकार में शामिल हैं। और भारतीय राज्य क्षेत्र के भीतर या भारत सरकार के नियंत्रण के अधीन सभी स्थानीय अन्य प्राधिकारी सभी राज्य में शामिल हैं। जब आप जो अनुच्छेद 12 को पढ़ेंगे तो उसमें राज्य की परिभाषा दी गई है, तो परिभाषा में ये तीनों लोग आते हैं राज्य के अंतर्गत। तो ऑप्शन ए सही होगा, 1, 2, 3 ये तीनों कथन सही हैं। क्वेश्चन नंबर 52, भारतीय संविधान के एक सदन की गणपूर्ति कितनी होती है? तो भारतीय संविधान के जो दोनों सदन हैं लोकसभा और राज्यसभा उनकी जो गणपूर्ति है कुल सदस्य संख्या का 1/10वां हिस्सा यानी कुल सदस्य संख्या का 10वां हिस्सा। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 53, निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन लोकसभा के अध्यक्ष के बारे में सही नहीं है? देखिए कि उसके पास अनिश्चित काल तक सदन को स्थगित करने की शक्ति है, सही है। उसके पास सत्रावसान के बाद भी सदन को बुलाने की शक्ति है, बिल्कुल ये आपका गलत है, केवल राष्ट्रपति को अधिकार है ये।
सदन को भंग होने के बाद भी और सदन की पहली बैठक की ठीक पहले तक वो पद पर बना रहता है, सही है। लोकसभा के सदस्य समाप्त होने पर उसे अपने पद से हट जाना होता है, ये भी सही है। तो ऑप्शन बी इसमें गलत है, तो इसका आंसर बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 54, निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है? यानी केंद्र और राज्यों में जो शक्तियों का विभाजन है, 3 सूचियों में उसका विभाजन किया गया है। एक है केंद्र सूची और राज्य सूची और समवर्ती सूची। समवर्ती सूची के विषय में केंद्र भी कानून बना सकता है और राज्य भी कानून बना सकता है। इसमें से समवर्ती सूची का विषय कौन पूछा है? तो इसमें जो है खाद्य पदार्थ और अन्य माल का अवमिश्रण, ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, ये समवर्ती सूची में शामिल है। क्वेश्चन नंबर 55, क्वेश्चन नंबर 55 है कि ये आपके विधायिका पर सरकार पर नियंत्रण के मामले को प्रदर्शित करता है। इसमें आपको मैच करना है। जो कटौती प्रस्ताव है किससे संबंधित होगा? बजट प्रस्ताव पर व्यय कम करने का प्रस्तावित करना। और जो आपका ध्यानाकर्षण प्रस्ताव है वो है अत्यावश्यक सार्वजनिक महत्व के मामलों पर मंत्रियों का ध्यान आकर्षित करना। और विशेषाधिकार प्रस्ताव है, ये है आपका मंत्रियों द्वारा दिए गए गलत या अपूर्ण उत्तर की ओर लोकसभा अध्यक्ष का ध्यान आकर्षित करना। स्थगन प्रस्ताव क्या है? समय से पूर्व सदन को स्थगित करना। तो ऑप्शन इसका जो राइट आंसर होगा, ऑप्शन ए राइट आंसर होगा, इसका ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 56 है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? देखिए कौन सा कथन सही नहीं है। तो इसमें जो सही नहीं है ऑप्शन सी कि राज्यसभा धन विधेयक का इसके लोकसभा से पारित होने के पश्चात अनुमोदित करती है। ऐसा नहीं है। जो राज्यसभा धन विधेयक का है इसके लोकसभा से पारित होने के पश्चात अनुमोदन करती है। बिल्कुल अनुमोदन करे या न करे उसका कोई फर्क नहीं पड़ता, बस ये औपचारिकता मात्र है, क्योंकि 14 दिन बाद अगर वो अपने पास रखती है 14 दिन तक, उसके बाद ये माना जाएगा कि राज्यसभा ने उसको पारित कर दिया गया। तो ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 57, ये आपको ये भी मैच करना है कि सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए हुए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिए। तो संघ द्वारा लगाए गए किंतु राज्य द्वारा वसूले गए कर, ये आपके होते हैं स्टाम्प शुल्क। और केंद्र द्वारा लगाए गए वसूले गए तथा प्रतिधारित कर, तो ये होते हैं आपके निगम कर। केंद्र द्वारा लगाए गए वसूले गए किंतु राज्यों को समुदेशित किए गए कर, ये हैं आपके रेल किराया तथा भाड़ों पर कर। और यह केंद्र द्वारा लगाए गए और वसूले गए किंतु संघ एवं राज्यों के बीच अनिवार्य रूप से वितरित कर, तो ये होगा आपका कृषि से भिन्न आय पर कर। तो इसका जो आंसर है आपका मैच करेंगे तो आंसर आएगा इसका ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 58 कि भारत के संविधान में निम्नलिखित में से किस या किन अनुच्छेदों में उपबंध के अधीन किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है? यानी किसी राज्य में अगर राष्ट्रपति शासन लगाना है तो कौन सा अनुच्छेद प्रयोग किया जा सकता है? तो अनुच्छेद 356 है और 365, उसी के अधीन आप राष्ट्रपति शासन लगा सकते हैं। तो ऑप्शन ए होगा और 4, 1 और 4, तो ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 59 देखिए, निम्नलिखित में से न्यायिक सक्रियतावाद के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो न्यायिक सक्रियतावाद से संबंधित क्या है? तो यह मुख्यतः तब आता है जब विधानमंडल और सरकार के अधिशासी स्कंद संविधान के अंतर्गत अपने कर्तव्यों के निर्वहन में असफल होते हैं। ये सही है, न्यायिक सक्रियतावाद तभी आता है। क्वेश्चन ऑप्शन 2 कि जस्टिस एम अहमदी ने इसकी शुरुआत की जब उन्होंने एक पीड़ित नागरिक द्वारा लिखे गए पत्र को लोकहित याचिका के रूप में दिया था। ये गलत है, ये भगवती साहब की बात, पीएन भगवती थे, यहीं से आपकी इसकी शुरुआत मानी जाती है।
न्यायिक सत्यवाद के अधिकांश मामले निचली अदालतों के निर्णयों के विरुद्ध अपीलों के माध्यम से अस्तित्व में आते हैं, ऐसा भी नहीं है। तीसरा भी गलत है। चौथा देखिए ऑप्शन कि न्यायिक सत्यवाद में न्यायालय विचारण के दौरान एक वाद की प्रक्रिया का मॉनिटरिंग करता है और जांच अभिकरणों को आवश्यक निर्देश देता है। ये सही है। तो आपके पहला और चौथा सही है, तो ऑप्शन डी राइट आंसर होगा इसका। क्वेश्चन नंबर 60, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए कि कौन कौन से कथन इसमें से सही हैं। भारत के संविधान के अनुच्छेद 352 के अंतर्गत आपात की घोषणा के लिए संघ मंत्रिमंडल द्वारा राष्ट्रपति को इस आशय का लिखित संप्रेषण भेजा जाना आवश्यक होता है। ये कथन सही है कि जब तक लिखित रूप में मंत्रिपरिषद राष्ट्रपति को ऐसा करने के लिए न कहे तब तक वो 352 का प्रयोग नहीं कर सकता। पूरे भारतवर्ष या इसके किसी भाग के लिए की जा सकती है, सही है। संसद के दोनों सदनों द्वारा 1 माह के अंदर अनुमोदित नहीं किए जाने पर समाप्त हो जाता है, ये भी सही है। और इसके लिए आवश्यक है कि इसके अनुमोदन में संसद के दोनों सदनों द्वारा प्रत्येक सदन की कुल सदस्य संख्या के बहुमत द्वारा ही जो उपस्थित और मतदान में शामिल सदस्यों को 2/3 से कम न हो संकल्प पारित हो, ये भी सही है। और पांचवा, संसद द्वारा एक बार अनुमोदित होने पर 6 महीने तक लागू रह सकती है, ये भी सही है। नहीं, पांचों ऑप्शन सही है अनुच्छेद 352 के बारे में, तो ऑप्शन ए राइट आंसर होगा इसका। क्वेश्चन नंबर 61, निम्नलिखित में से कौन सा वह प्रमुख सिद्धांत है जिस पर संसदीय कार्य करती है। तो संसदीय जो शासन है किस सिद्धांत पर कार्य करती है, तो ये है कि सामूहिक उत्तरदायित्व के आधार पर, वो भी विधायिका के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायित्व होता है इसका संसदीय शासन में। तो यानी ऑप्शन बी राइट आंसर होगा, कार्यपालिका का विधायिका के प्रति उत्तरदायित्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 62, आपको मैच करना है। क्वेश्चन नंबर 62 में मैच करना है कि कितने कौन कौन से कथन सही हैं। तो इसके कथन चारों सही हैं, ऑप्शन डी राइट आंसर होगा इसका। क्वेश्चन नंबर 63, निम्नलिखित में से कौन से एक वाद में भारत के उच्चतम न्यायालय द्वारा भविष्य लक्ष्य निर्णय का सिद्धांत अपनाया गया था। किस वाद में, तो जो केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य में, इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 64 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए कि कौन से इसमें से कथन सही हैं। कि अधिकार परीक्षा सार्वजनिक पदों की बलात् ग्रहण किए जाने से रक्षा के लिए अत्यंत शक्तिशाली उपकरण है, सही है। उच्च न्यायालय किसी न्यायालय अथवा न्यायिक अधिकरण को अपनी अधिकारिता का प्रयोग करने के लिए जब उसने उसके प्रयोग से इनकार कर दिया हो बाध्य कर सकता है, ये भी सही है। कौन कौन से कथन इसमें से सही हैं, तो इसका आंसर होगा सी, 1 और 2 दोनों सही हैं। क्वेश्चन नंबर 65 देखिए, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 312 के अंतर्गत राज्यसभा को निम्नलिखित में से किस एक के गठन की सिफारिश करने की अनन्य शक्ति है। तो नई अखिल भारतीय सेवाओं के गठन के लिए जो शक्ति है राज्यसभा, इसके मामले में उसके पास अनन्य शक्ति है। 312 के अनुच्छेद 312 जो अनुच्छेद है उसके अंतर्गत राज्यसभा के पास एक अनन्य शक्ति है कि वो भारतीय संविधान के अंतर्गत राज्यों के लिए या नई अखिल भारतीय सेवाओं के लिए सिफारिश की कर सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 66 कि निम्नलिखित में से विवादों की कौन सी एक कोटि उच्चतम न्यायालय की आरंभिक अधिकारिता में शामिल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 66 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी कि 2 या अधिक राज्यों के निवासियों के बीच, ऑप्शन सी राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 67 है, हर्बर्ट साइमन द्वारा प्रस्तावित प्रविधि कौन सी है। हर्बर्ट साइमन है वो, सिमोन नहीं, हर्बर्ट साइमन द्वारा प्रस्तावित प्रविधि कौन सी है। इसका आंसर होगा तार्किक प्रत्यक्षवाद, लॉजिकल पॉजिटिविज्म की बात कर रहे हैं हर्बर्ट साइमन, ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 68 देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और इसमें से आपको सही कथन बताना है। देखिए, भारत के संविधान के उपबंध के अनुसार उच्चतम न्यायालय किसी न्यायाधीश के आचरण के बारे में किसी राज्य के विधानमंडल में कोई चर्चा नहीं की जा सकती। ये कथन आपका सही है।
नेक्स्ट ऑप्शन देखिए कि भारत के संविधान के उपबंधों के अनुसार राज्य के उच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश के आचरण के बारे में राज्य विधानमंडल में चर्चा किए जाने पर कोई निर्बंधन नहीं है, ऐसा नहीं है। तो ये भी गलत है। पहला सही है, दूसरा गलत है। भारत के संविधान के उपबंधों के अनुसार न्यायालय विधानमंडलों की कार्रवाइयों की जांच नहीं कर सकते, ये कथन भी सही है। तो 1 और 3 सही होगा, ऑप्शन सी राइट आंसर होगा 68 का। क्वेश्चन नंबर 69 है, निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद भारतीय संविधान में पहले अंतर्विष्ट किए गए और बाद में निश्चित किए गए, यानी पहले शामिल किया गया फिर उसको बाद में समाप्त कर दिया गया। अनुच्छेद 32 का, 131 का और 257 का पहले शामिल फिर इसको बाद में समाप्त। लेकिन जो अनुच्छेद 51 का है यानी मौलिक कर्तव्य जो है आपके, ये बाद में मतलब कि शामिल हुआ लेकिन निश्चित नहीं हुआ। तो इसमें 1 सही होगा, 3 सही होगा, 4 सही होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा इसका 1, 3, 4। क्वेश्चन नंबर 70 देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और इसमें से सही आंसर आपको बताना है कि लोक लेखा समिति भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट की इसे संसद के प्रत्येक सदन में पेश किए जाने की पूर्व परीक्षा करती है। सही है कथन। और भारत का राष्ट्रपति भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट को संसद के प्रत्येक सदन में रखवाता है, ये भी सही है। और वार्षिक वित्त विवरण के लोकसभा में पेश किए जाने के बाद लोक लेखा समिति प्रकरणों की परीक्षा करती है, ये कथन भी सही है। यानी ऑप्शन ए राइट आंसर होगा 1, 2, 3। क्वेश्चन नंबर 71 देखिए कि भारत का कोई मंत्री जो मंत्रिपरिषद से त्यागपत्र देना चाहता है वह अपना त्यागपत्र किसको संबोधित करके अपने पद को छोड़ सकता है या त्यागपत्र दे सकता है। तो ये वो राष्ट्रपति को अपने पत्र में संबोधित करेगा, फिर अपने पद से अपने पद से हट सकता है या छोड़ सकता है। राष्ट्रपति को संबोधित त्यागपत्र। क्वेश्चन नंबर 72 देखिए कि निम्नलिखित युगों में से कौन सा एक सही से सुमेलित है। कि लोकसभा में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थानों का आरक्षण, जो कि अनुच्छेद 330, यही कथन आपका पहला ही सही होगा। और संविधान संशोधन की कार्यविधि 268 नहीं 368 है। संघ लोक सेवा के लिए आयोग 313 नहीं 312 है और 371 का है इसका, तो सभी गलत है, केवल ऑप्शन ए राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 73, ये भी भारत संविधान का संशोधन अधिनियम और उससे संबंधित प्रमुख विषय, उसमें से सही उत्तर आपको चूज करना है। तो आइए मैच करते हैं। 19वां संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से जो हुआ निर्वाचन आयोग के कर्तव्य तय किए गए। 25वां जो संविधान संशोधन है अधिनियम है वो संपत्ति का अर्जन किए जाने पर प्रतिकर। और 31वां जो संविधान संशोधन है लोकसभा में निर्वाचित स्थानों की संख्या बढ़ाना। और 45वां संविधान संशोधन लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए संबंधों का आरक्षण। इस हिसाब से आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 74 है कि संसद की आचार संहिता समिति की पहले रिपोर्ट के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो है कि यह 74 का ए राइट होगा। इसके बारे में कौन सा कथन सही है कि राजनीति का प्राधिकरण राजनीतिक दल एवं निर्वाचन सुधार आचार संहिता जैसे मामले इसके विषय थे, जो कि ये आपका शामिल हुआ दल बदल का जो आधार पर निर्भरता कूपन जो 1985 में आया 92वां संविधान संशोधन के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 75, राष्ट्रीय मानवाधिकार परिषद 1993 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन इस आयोग का अध्यक्ष हो सकता है। तो कौन इस आयोग का अध्यक्ष हो सकता है, ऑप्शन देखिए। तो इस आयोग का अध्यक्ष केवल और केवल सेवानिवृत्त भारत का मुख्य न्यायाधीश हो सकता है, तो ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 76 देखिए, इसको मैच करना है। एक तरफ अनुसूचियाँ और उनसे संबंधित प्रावधान है।
कि 9वीं अनुसूची किससे संबंधित है? भूमि सुधार विधि निर्माण के बारे में उपबंध हुआ था एक का। दूसरा 10वीं अनुसूची जो है ये है आपका दल बदल के आधार पर निर्भरता के लिए उपबंध। 11वीं अनुसूची जो है आपकी पंचायती राज संस्थाओं से संबंधित है, सी का पहला। और जो 6ठी अनुसूची है वो है आपका केंद्र असम मेघालय तथा मिजोरम राज्यों के आदिवासी क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित। तो इस हिसाब से आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 77, संविधान अधिनियम यानी 42वां संशोधन अधिनियम 1976 ने भारत के राष्ट्रपति के लिए आबद्ध कर दिया कि वह मंत्रिपरिषद की सलाह के अनुसार कार्य करे। 42वें संविधान संशोधन 76 द्वारा भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस एक अनुच्छेद में संशोधन किया गया? तो इसका आंसर होगा जो है ऑप्शन नंबर बी 74(1) में। तो अनुच्छेद 74(1) में राष्ट्रपति को सहायता एवं सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी जिसका प्रधानमंत्री होगा और राष्ट्रपति अपने कृत्यों का प्रयोग करने में उसकी सलाह के अनुसार कार्य करेगा। तो ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 78 देखिए, संविधान की 6ठी अनुसूची के अधीन स्वशासी जिला परिषद पूर्वोत्तर भारत के निम्नलिखित में से किसी एक राज्य में प्रवृत्त नहीं होगी। किस राज्य में प्रवृत्त नहीं होगी? तो वह आपका नागालैंड। ऐसा इसलिए कि संविधान की 6ठी अनुसूची के अधीन स्वशासी जिला परिषद पूर्वोत्तर भारत के नागालैंड राज्य में प्रवृत्त नहीं होगी, जबकि असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम में होगी। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा इसका। क्वेश्चन नंबर 79 देखिए, 86वां संविधान संशोधन अधिनियम निम्नलिखित में से किसके विषय में है? देखिए तो 86वां संविधान संशोधन वो आपका 6 से 14 वर्ष के बच्चों के 6 से 14 वर्षों के बीच की उम्र के सभी बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा से संबद्ध अनुच्छेद 21 का अंत्यस्थापन। तो जो 86वां संविधान संशोधन है उसमें ये उपबंध किया गया कि जो भी 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन की बात की गई और जो भारतीय संविधान के मौलिक अधिकार अनुच्छेद 21 में इसमें शामिल किया गया। क्वेश्चन नंबर 80 देखिए, भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची की किस सूची में किसी संशोधन का प्रावधान प्रारंभ कैसे किया जा सकता है? तो यह है आपका कि सी उपरोक्त बी और उस संशोधन के लिए आवश्यक होगा कि उसका कम से कम आधे राज्य के राज्य विधानमंडलों द्वारा अनुसमर्थन किया जाए। अगर आप 7वीं अनुसूची यानी केंद्र राज्य संबंधों में कोई संशोधन करना चाहते हैं तो आपको पहले तो ये करना होगा कि उस सदन की कुल सदस्यता के बहुमत से और सदन में उपस्थित तथा मत देने वाले सदस्यों के कम से कम 2/3 सदस्यों की बहुमत से पारित किया जाए और उस संशोधन के लिए आवश्यक होगा कि उसका कम से कम आधे राज्यों के राज्य विधानमंडलों द्वारा अनुसमर्थन किया जाए, तभी आप 7वीं अनुसूची में किसी प्रकार का संशोधन कर सकते हैं। सी राइट आंसर होगा। तो डियर स्टूडेंट्स, ये था आपका बीपीएससी द्वारा आयोजित सेकंड फेज की जो भर्ती चल रही है जिसको आप 7th फेज टीचर रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन बोल रहे हैं, उसके जो 11+2 यानी जो आपका है पीजीटी पॉलिटिकल साइंस का हम लोग ये प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर रहे हैं और ये जो है सेट नंबर 4। इससे पहले हम लोग ऑलरेडी 3 सेट को सॉल्व कर चुके हैं। तो आपसे गुजारिश है, रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर कीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।